गुंजन अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित चंद गहना से लौटती बेल काव्यखंड अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझाऊंगी। बच्चों, चंद गहना से लौटती बेल काव्यखंड को समझने से पहले हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय समझेंगे। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि थे। उनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन नामक गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बांदा में वकालत प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपने अध्यापक रामकृष्ण श्रीमुख से कविता करने की प्रेरणा मिली थी। हंस और नया साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर उनकी जो रचनाएं हैं वो छपती रही हैं। सन 2000 ईस्वी में उनका निधन हो गया था और उनके कुछ सवैये लखनऊ की माधुरी पत्रिका में भी प्रकाशित हुए थे। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, देश देश की कविताएं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार के थापे, कहीं केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अग्रवाल जी अपने साहित्य में प्रकृति और प्रेम के सुंदर एवं सजीव प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हम जो कविता पढ़ेंगे चंद गहना से लौटती बेल, यहाँ भी कवि ने प्रकृति प्रेम दर्शाया है। देख आया चंद गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर जी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब यहाँ जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उन्होंने चंद गहना जो गांव है, चंद गहना या एक गांव का नाम है, तो जो कवि है वो चंद गहना नामक गांव से लौटते हुए एक खेत है उसकी मेड़ पर बैठ जाते हैं। तो उस खेत की मेड़ पर बैठते हुए उनको खेतों में लगी जो फसल है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देख आया चंद गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, कि मैं चंद गहना गांव देखकर आ रहा हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं यहाँ का दृश्य यानी कि नजारा देख रहा हूँ, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। जो खेत है, खेत के चारों ओर मिट्टी से ऊंची ऊंची थोड़ी मेड़ सी रास्ता बना दिया जाता है, तो उसे मेड़ कहते हैं। तो उस मेड़ पर कवि बैठ गए हैं, तो वो खेतों की जो दृश्य है उसको वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल कर। एक बीते यानी एक ब्लास्त के बराबर, तो ये जो एक ब्लास्त के बराबर ये हरा ठिगना चना है, वो कितना बड़ा चने का जो पौधा है वो कितना बड़ा है, एक ब्लास्त के बराबर, यानी कि जो चने का पौधा है वो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बांधे मुरेठा शीश पर, कि उसने अपने शीश पर अर्थात सिर पर, मुरेठा पगड़ी, कि उसने अपने शीश पर पगड़ी बांध ली हो, छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है।
अब जो चने का पौधा है उसमें गुलाबी रंग के पौधे फूल निकल आए हैं। तो जब चने के पौधे में गुलाबी रंग के फूल निकल आए हैं तो कवि कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि चने के पौधे ने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी धारण कर ली हो। ठीक है बच्चों। अब आगे कवि यहाँ अलसी के जो पौधा है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। यहाँ इन्होंने तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बीच में पास ही में मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब यहाँ अलसी के पौधे का वर्णन किया है कवि ने। तो कवि कहते हैं अलसी के पौधे को कवि ने कैसा बताया है, अलसी हटीली। यहाँ एक युवती का उन्होंने मानवीकरण किया है। जो अलसी का पौधा है एक युवती के समान लग रहा है। वो युवती कैसी है, हटीली है, जिद्दी स्वभाव की है, देह की पतली है, यानी कि शरीर उसका कैसा है, बिल्कुल पतला है, कमर की है लचीली, और उसकी कमर कैसी है, लचीली है, बिल्कुल बल खाती हुई है, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और उसने जो नीले रंग का फूल है, अलसी के पौधे में नीले रंग का फूल निकल आया है, तो नीले रंग के फूल को अपने सिर पर चढ़ाकर और कह रही है कि जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, यानी कि जो मुझको छुएगा उसको मैं अपने हृदय का दान कर दूंगी। अर्थात जो यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है, तो अलसी के फूल को एक युवती के समान बताया है। तो उन्होंने कहा है कि जो युवती कह रही है कि जो मुझको छुएगा उसको मैं अपना हृदय दे दूंगी, यानी कि मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊंगी। ठीक है बच्चों। आगे तो यहाँ कवि ने दोनों जो पहले तो कवि ने चने के पौधे का वर्णन किया है और बाद में उसके बाद अलसी के पौधे का वर्णन किया है। अब आगे यहाँ कवि ने किसका किया है, सरसों के पौधे का वर्णन करते हुए कहते हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। और जो सरसों की तो तुम बात ही मत करो, क्योंकि सरसों तो ऐसी लग रही है जैसे कि वे सयानी हो गई है। यहाँ भी कवि ने मानवीकरण किया है एक युक्ति से ही, कि जैसे कोई लड़की बड़ी हो जाती है, शादी के लायक, सयानी अर्थात शादी के लायक हो गई हो, तो जिस प्रकार लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसी तरह यहाँ जो सरसों की जो पौधा है, सरसों की जो फसल है, वो भी इस तरह बड़ी हो गई है जैसे कि कोई लड़की सयानी हो गई हो। तो कवि कहते हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपने हाथ पीले करके कोई युवती ब्याह के मंडप में ब्याह करने आती है, तो इसी प्रकार सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह के मंडप में पधार गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और आज इस दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि फाग यानी कि मास फागुन, मास माने महीना, फागुन का महीना जो होली का जो महीना होता है उसे फागुन का महीना कहते हैं। तो फाग यहाँ गीत, होली के दिन जो होली के जो गीत गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाग कहते हैं, होली के गीतों को। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मास फागुन का महीना आ गया है और होली के गीत गाए जा रहे हैं। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर विवाह, किसी का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। स्वयंवर माने पहले स्वयंवर में ही शादियां हुआ करती थी, तो आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, और प्रकृति का अनुराग माने प्रेम, तो प्रकृति का जो प्रेम भरा जो आंचल है, अंचल माने आंचल, प्रकृति का जो प्रेम भरा आंचल है वो धीरे धीरे हिल रहा है। ठीक है बच्चों। यहाँ जो
ये जो पद है इसमें कवि ने खेतों में लहराती जो विविध प्रकार की फसलें हैं, चने की फसल, अलसी की फसल और सरसों की फसल, तीनों फसलों का बहुत ही सजीव मानवीकरण के द्वारा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। आगे पढ़ते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया, एक चांद का बड़ा सा गोल खंबा, आगे को है चमकाता है, आंख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब यहाँ कवि फसलों की बढ़न के बाद यहाँ कवि दूसरी बात का इशारा करते हुए कह रहे हैं, यहाँ कवि नगरीय आचौन है उससे उनके जीवन में क्या आ गई है, निराशा आ गई है। तो यहाँ कवि नगरीय जीवन की चकाचौंध से निराश होकर गांव की जो संस्कृति है, प्रकृति के साथ उनका जो प्रेम है, उसको यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस विजन अर्थात एकांत में, सुनसान में, जनहीन यहाँ कोई भी जन ना हो, तो इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से यानी कि शहरों की जो व्यापारिक जिंदगी है उससे दूर एकांत में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ प्रेम से भरी हुई उपजाऊ भूमि है। अब यहाँ कवि जो नगरीय जीवन से दूर आ गया है, बिल्कुल एकांत में, सुनसान जगह में, जहाँ की भूमि कैसी है, वो उपजाऊ है, प्रेम से भरा हुआ वातावरण है और पैरों के तले है एक पोखर। अब यहाँ कवि कह रहा है यहाँ आसपास एक क्या है, पोखर है। पोखर माने तालाब है जिसमें कि उठ रही इसमें लहरिया, इस तालाब में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और नीले तल में यहाँ जो पोखर है इसकी सतह में भूरे रंग की घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरिया, और जो पानी में, इस तालाब में जो पानी की लहरें उठ रही हैं, तो उसके चारों ओर जो घास, भूरे रंग की जो घास उगी हुई है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि वह भी लहरिया ले रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चमकाता। अब ये जो पोखर का जो जल है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो इस प्रकार पड़ रही हैं जैसे कि चांदी का कोई गोल खंबा इसमें गड़ा हुआ हो, आंखों को है चमकाता। तो सूर्य की जो किरणें बहुत ही तेज हैं, चकाचौंध करने वाली हैं, वो आंखों को चमका रही हैं। है कई पत्थर किनारे, और इस पोखर के किनारे छोटे छोटे कई पत्थर पड़े हुए हैं, और उन पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह चुपचाप पानी पी रही है। यानी कि बिल्कुल एकांत में, सुनसान में, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ हलचल नहीं है, कोई भी भागदौड़ नहीं है, शांत रहकर पानी पी रही हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी प्यास जाने कब बुझेगी, जाने कब इनकी प्यास बुझेगी। तो यहाँ जो कवि हैं, यहाँ के वातावरण के द्वारा कवि हमको यह बता रहे हैं कि जो नगरीय जीवन में, भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बिल्कुल प्रेम से दूर हो गया है, सबको अपने अपने कार्य में लिप्त है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ प्रकृति के पर्यावरण में यहाँ बहुत ही प्रेम बसा हुआ है। तो यहाँ कवि ने नगरीय जीवन से दूर एकांत में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, विभिन्न, कभी पोखर के माध्यम से, कभी खेतों की फसलों के माध्यम से, तो यहाँ कभी गांव के परिवेश में प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रही है। बच्चों, ये हमारा भाग 1 है।
आगे हम भाग 2 डालेंगे। जो शेष जो काव्यखंड बचा हुआ है वो आपको पार्ट 2 में सुनने को मिलेगा, समझने को। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।